तो वंस अगेन आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्लियर एग्जाम्स में। और इससे पहले हम लोगों ने मौलिक अधिकार को पढ़ते हुए कुछ अनुच्छेद पढ़ लिए थे, जिनमें से अनुच्छेद 18 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। और आज हम लोग इसी क्रम में देखेंगे अनुच्छेद 19। तो आज का टॉपिक डालिए, अनुच्छेद 19। और अनुच्छेद 19 कहता है हमें स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि ये भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार देता है। अब इसके अंदर हमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं प्राप्त है, वो सब हम लोग इसी के अंदर बात करेंगे। तो इसके अंदर हमें 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं। 6 स्वतंत्रताएं प्राप्त हैं और इसी के बारे में अब हम लोग एक एक करके बात करेंगे। तो जब से तो जो सबसे पहली स्वतंत्रता है वो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये है पहली स्वतंत्रता। और इसका वर्णन जो है हमें अनुच्छेद 19 एक, ओके, इसको यहाँ पे ना लिख के आप लोग शुरू में ही लिख लीजिए इसको। अनुच्छेद 19 एक ए। और अब इसके बाद है अनुच्छेद 19 एक बी। और इसमें क्या कहा गया है? शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र एकत्रित होने का अधिकार। एकत्रित होने का अधिकार आगे आप जोड़ लीजिएगा। इसके बाद तीसरा है अनुच्छेद 19 एक। इसमें बोला गया है संघ बनाने का अधिकार। इसके बाद 19 एक बी है। इसमें बोला गया है विचरण की स्वतंत्रता। और आप अगर चाहें तो इन सब जगह भी अधिकार की जगह स्वतंत्रता लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप इस कंफ्यूजन में मत रहिएगा। 19 एक ई। और इसमें कहा गया है निवास की स्वतंत्रता। 19 एक एफ। और अनुच्छेद 1 एफ हमें संपत्ति का अधिकार प्रदान करता है। तो जो संपत्ति का अधिकार है, इसे 44वें संविधान संशोधन अधिनियम भाग 3 से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300
ए में रखा गया है, 300 ए में रखा गया है। और इसे वहाँ पे क्यों रखा गया है? क्योंकि इसको बनाया गया है संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार। ये पहले था और आज के टाइम में इसका कोई भी अस्तित्व नहीं है, तो आज के टाइम में इसमें लिख लीजिए अब नहीं पाया जाता। कहाँ नहीं पाया जाता? मौलिक अधिकारों में। इसके बाद आखिरी है अनुच्छेद 19 एक जी। और इसके अंतर्गत ये कहा है कि भारत क्षेत्र में कहीं भी पेशा, व्यापार, नियोजन की स्वतंत्रता। ठीक है, तो अब इन सब चीज़ों को एक एक बार हम लोग फिर से थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली चीज़ तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो इससे क्या तात्पर्य है वो चीज़ हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। भारत देश में आप अपनी बात को सतर्कता पूर्वक कहीं भी रख सकते हैं, इसे बोला जाता है वाक एवं अभिव्यक्ति। लेकिन उसकी कुछ सीमाएं भी हैं, यानी कि आप कोई भी ऐसी बात नहीं बोल सकते जिससे आपकी बातों के कारण किसी दूसरे को नुकसान या किसी दूसरे को ठेस पहुँचे या किसी दूसरे धर्म की भावनाओं को ठेस पहुँचे। और इसी तरह से कुछ भी ऐसी नेगेटिविटी आप अपने वक्तव्य द्वारा नहीं फैला सकते, और ये इसकी सीमाएं हो जाएंगी। इसके बाद है अनुच्छेद 19 एक बी, और इसमें बताया गया है शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र एकत्रित होने का अधिकार। इसका मतलब यह है कि आप किसी अच्छे कार्य के लिए, यानी कि जो आप काम करने जा रहे हैं उसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए, और इसके लिए आप कहीं भी शांतिपूर्वक भीड़ इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि कोई भी जो सम्मेलन है या कुछ भी है, आप कोई धार्मिक कार्य करना चाह रहे हैं, सामाजिक कार्य करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए सबसे पहली शर्त क्या है कि ये जो कार्य है आपका शांतिपूर्ण होना चाहिए और निशस्त्र, यानी उसमें किसी भी हथियार का यूज़ नहीं होना चाहिए। और ये सब शर्तों को पालन करते हुए आप कोई भी भीड़ कहीं भी इकट्ठा कर सकते हैं और कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं। लेकिन इसका उद्देश्य जो होना चाहिए वो लोकहित में होना चाहिए और अच्छे कार्य के लिए होना चाहिए। लेकिन अगर किसी को ये आशंका हो जाए कि नहीं, ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है इसमें इनके पास शस्त्र है और इनकी जो इंटेंशन है, यानी कि जो इनका उद्देश्य है वो सही नहीं है, तो इसके लिए आपको रोका जा सकता है। इसके बाद अनुच्छेद 19 एक सी, और ये बताता है हमें कि संघ बनाने का अधिकार। यानी कि भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति अगर चाहे तो अपना खुद का संघ बना सकता है, उसे इतनी आज़ादी दी गई है हमारे संविधान में। लेकिन इसकी सीमाएं क्या हैं कि ये भारत की एकता अखंडता को, जो ये संस्था बना रहे हैं इसके द्वारा हिंसा ना किया जा रहा हो, और ना ही ये सरकार के विरोधी हो, यानी कि संविधान का विरोधी नहीं होना चाहिए, और इसके द्वारा सांप्रदायिक दंगे नहीं होने चाहिए। यानी कि कुल मिला के आप ऐसा संघ बना सकते हैं जो समाज को एक तरह से जोड़े, ना कि उसको तोड़ने का काम करे। इसके बाद है अनुच्छेद एक चार, और इसमें बताया गया है विचरण की स्वतंत्रता। विचरण की स्वतंत्रता का क्या मतलब है कि आप भारत देश के अंदर कहीं भी, अगर आप भारत के नागरिक हैं तो किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं और रुक सकते हैं, ठहर सकते हैं, और ये स्वतंत्रता आपको भारतीय संविधान में दी गई है। लेकिन इसकी भी कुछ सीमाएं हैं। तो आपके विचरण की स्वतंत्रता जो है वो वहाँ पे समाप्त हो जाती है जहाँ पर सबसे पहला काम क्या होता है? ठीक है ना? जहाँ पर क्या हो, लोक से लोक स्वास्थ्य प्रभावित हो। तो जहाँ से लोक स्वास्थ्य प्रभावित होने लगता है वहाँ से आपकी विचरण की स्वतंत्रता जो है समाप्त हो जाती है। अब एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कोरोना वायरस को। जो कोरोना वायरस है, ये वायरस जो है फैलने वाला वायरस है। तो ये क्या है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है ना। तो इसमें क्या है, अगर आप कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं तो आपके जो विचरण की स्वतंत्रता है उसको समाप्त कर दी जाएगी और 21 दिन के लिए आपको क्वारंटीन कर दिया जाएगा।
तो यहाँ से आपकी जो विचरण की स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाती है, यानी कि आपका उद्देश्य जो है इंटेंशन है वो गलत नहीं होना चाहिए, तो वो उस सीमा तक अलाउड करता है। लेकिन जैसे ही आपका इंटेंशन जो है वो गलत होता है, वहाँ से आपकी स्वतंत्रता जो है समाप्त होना शुरू हो जाती है। इसके बाद है 19(1)(e) निवास की स्वतंत्रता। यानी इसका मतलब क्या है कि आप भारत देश के अंदर किसी भी राज्य में जाकर, इवन कश्मीर में भी जाकर, आज के टाइम पे तो कश्मीर का जो स्पेशल स्टेटस था वो ख़त्म कर दिया गया है, तो वहाँ भी जाकर आप ज़मीन खरीद के, अपना घर बना के, अपनी दुकान खरीद के वहाँ पर व्यापार कर सकते हैं और निवास कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई भी मना नहीं कर सकता, ऐसा हमारे संविधान में प्रावधान किया गया है। एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि ये हमें बहुत सारे अधिकार प्रदान करता है और स्वतंत्रता भी देता है। इसके बाद क्या है, अनुच्छेद 19(1)(f), और मैंने इसमें आपको बताया कि इसमें पहले संपत्ति की स्वतंत्रता यानी संपत्ति के अधिकार को रखा गया था, और इसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा क्या किया गया, यहाँ से हटा दिया गया, और इसको यहाँ से शिफ्ट करके अनुच्छेद 300(a) में भाग 12 के अंतर्गत रख दिया गया है ना। भाग 12 के अंतर्गत अनुच्छेद 300(a) में रख दिया गया है, और उसे बना दिया गया है व्यक्ति का विधिक अधिकार, यानी कि लीगल राइट। इसके बाद है आर्टिकल 19(1)(g), अनुच्छेद 19(1)(g), और ये हमें क्या प्रदान करता है, कोई भी पेशा अपनाने, कहीं भी व्यापार करने और नौकरी करने की स्वतंत्रता। यानी कि भारत देश में कहीं भी जाकर आप कोई भी व्यापार और नौकरी प्राइवेट या गवर्नमेंट कर सकते हैं, अगर आप उसके योग्य हैं तो। ओके, तो ये स्वतंत्रता जो है हमें अनुच्छेद 19(1)(g) प्रदान करता है, और ये सारी जो स्वतंत्रताएं हैं ये संविधान में लिखी गई हैं, और इसको लागू करने का जो तरीका है वो भी बहुत ही अच्छा है। यानी कि ये सब चीज़ें संविधान में बहुत ही ऑर्गेनाइज तरीके से लिखी गई हैं और बताई गई हैं। तो अब थोड़ा हम लोग डिटेलिंग में जाते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अब हम लोग थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग लिखिए अनुच्छेद 19(1)(a), और ये अनुच्छेद जो है ये हमें क्या स्वतंत्रता देता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। यहाँ पे लिख दीजिएगा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता मैंने आपको समझा दिया क्या होता है, और आप अब यहाँ पे लिख दीजिए कि इसकी सीमाएं क्या हैं। यानी कि इसकी सीमाएं, तो जो इसकी जो सबसे बड़ी सीमा है वो ये है कि इससे देश की एकता, संप्रभुता और अखंडता प्रभावित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, राज्य की सुरक्षा प्रभावित नहीं होनी चाहिए। तीसरी चीज़, लोक व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, यानी कि लोक व्यवस्था में भी इसका कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चौथी चीज़, नैतिकता और सदाचार, यानी कि किसी प्रकार की अश्लीलता इसके द्वारा नहीं होनी चाहिए। नंबर 5 क्या है, मानहानि नहीं होनी चाहिए किसी की, यानी किसी का डिफेम नहीं होना चाहिए। इसके बाद छठा है, किसी भी प्रकार के आपके वक्तव्य से हिंसा नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसकी सीमाएं हैं। एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, न्यायालय की अवमानना नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसके साथ जुड़ी हुई हैं। इसके बाद है अनुच्छेद 19(1)(b), तो लिखिए आप लोग,
अनुच्छेद 19 अनुच्छेद 19 एक बी। और ये कौन सी स्वतंत्रता देता है हमें? ये देता है हमें शांतिपूर्ण एवं निशस्त्र एकत्रित और संगठित होने की स्वतंत्रता। ठीक है, और इसकी सीमाएं क्या हैं? सबसे पहले तो ये किसका जो इंटेंशन यानी कि उद्देश्य है उससे लोक कल्याण जो है वो प्रभावित नहीं होना चाहिए। लोक कल्याण, एक्चुअली लोक कल्याण की जगह पे यहाँ पर लोक व्यवस्था कर लीजिए। लोक व्यवस्था। इसके बाद तीसरा है, एक्चुअली दूसरा है, भारत की संप्रभुता एवं अखंडता। ये भी जो है प्रभावित नहीं होनी चाहिए, और इसमें आपका जो इंटेंशन है वो अच्छा होना चाहिए, यानी कि आपका उद्देश्य अच्छा होना चाहिए, और शस्त्र जो है इसमें आपके शामिल नहीं होने चाहिए। ये है अनुच्छेद 19 एक बी। इसके बाद है अनुच्छेद 19 एक सी। और ये क्या स्वतंत्रता देता है हमें? संघ बनाने की स्वतंत्रता। और इसमें क्या क्या सीमाएं हैं? तो इसमें जो सबसे पहली सीमा है वो यही है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता। संप्रभुता और अखंडता ये प्रभावित नहीं होनी चाहिए। दूसरी शर्त है लोक व्यवस्था भंग नहीं होना चाहिए, यानी कि लोक व्यवस्था प्रभावित नहीं होना चाहिए। और तीसरा यह है कि ये सरकार का विरोधी नहीं होना चाहिए। सरकार या संविधान विरोधी नहीं होना चाहिए। ठीक है ना। और इसका जो कुछ एग्जाम्पल अगर आप देखें तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? नक्सलवाद, यानी कि नक्सलवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, और माओवादी गतिविधियाँ, ये सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। इसके बाद है अनुच्छेद 19 एक डी। और ये कौन सी स्वतंत्रता देता है हमें? कहीं भी विचरण यानी कि घूमने की स्वतंत्रता। और इसमें मैंने आपको बताया था इसमें कौन कौन सी सीमाएं हो जाएंगी। जनहित एवं जन स्वास्थ्य, मतलब आपके घूमने से किसी का स्वास्थ्य प्रभावित नहीं होना चाहिए, और ना ही किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हित प्रभावित होना चाहिए। ये दो चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी। इसके बाद है अनुच्छेद 19 एक टी। और इसमें क्या स्वतंत्रता दी गई है हमें? कहीं भी निवास या बसने की स्वतंत्रता, बस जाने की स्वतंत्रता। ठीक है। और इसमें क्या है कि सबसे पहली चीज़ तो ये कि अगर आप किसी एससी एसटी व्यक्ति से ज़मीन खरीदते हैं, ठीक है ना, किसी एससी एसटी व्यक्ति से अगर आप उसकी ज़मीन खरीदते हैं तो इसके लिए सबसे पहली शर्त क्या होगी?
प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक है। प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट से अनुमति लेना आवश्यक है, और अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो जो आपका ये सौदा है वो रद्द मान लिया जाएगा। यानी कि आपने पैसे दे दिए, तो भी वो बोल सकता है कि नहीं, इसने मुझे पैसा नहीं दिया और आप उसका कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखिएगा। इसके अलावा छठा है अनुच्छेद 19(1) जी, और ये हमें देता है व्यापार की स्वतंत्रता। और इसके अंतर्गत कौन कौन सी सीमाएं हैं, तो इसकी सीमाएं हो जाएंगी। जो सबसे पहली सीमा है वो ये है, राज्य इसके लिए तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है। तकनीकी योग्यता निर्धारित कर सकता है। इसके अलावा राज्य के पक्ष में किसी भी व्यवसाय में ठीक है, तो इसको समझ लेते थोड़ा सा। देखो, व्यापार की स्वतंत्रता तो आपको है, लेकिन अगर आप सरकार के साथ व्यापार करना चाहते हैं तो इसके लिए जो सरकार है वो एक तकनीकी योग्यता निर्धारित कर देगी। अगर आपके पास ये योग्यता है तो ही आप राज्य के इस पद पर कार्यरत हो सकते हैं या उसके साथ व्यापार कर सकते हैं। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो ये है कि राज्य के पक्ष में किसी भी व्यवसाय पर एकाधिकार का सृजन किया जा सकता है। इसका मतलब ये है कि राज्य अगर चाहे तो वो किसी व्यापार पर ये चीज़ एक अप्लाई कर सकती है कि उस चीज़ के व्यापार पर सिर्फ राज्य का हक, यानी कि ये एक ऐसा व्यापार है जिस व्यापार को सिर्फ सरकार कर सकती है, कोई भी आम आदमी नहीं कर सकता या कोई भी नागरिक सरकार के अलावा नहीं कर सकता। तो ये इसकी सीमाएं हो जाएंगी। ठीक है, पॉइंट और आप लिख लीजिए कि जो सबसे पहली चीज़, क्या इंटरनेट मौलिक अधिकार है? क्या इंटरनेट मौलिक अधिकार है? और इसके अलावा जो दूसरी चीज़ है वो समझना है कि प्रेस की स्वतंत्रता, अ, क्या प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है? मौलिक अधिकार है। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखें क्या इंटरनेट एक मौलिक अधिकार है, तो इसके लिए सबसे पहले हमें ये चीज़ समझना होगी कि अभी जो 2-3 साल पहले जो जम्मू एंड कश्मीर का एक स्पेशल स्टेटस था उसको समाप्त किया गया है। तो उसके दौरान क्या किया गया था कि वो जब स्टेटस समाप्त किया गया तो उसके बाद 2-3 महीनों तक वहाँ पर जो इंटरनेट है वो बंद कर दिया गया था। और इसके लिए गुलाम नबी आज़ाद नामक एक व्यक्ति था और इसके साथ कुछ और लोग थे एवं अन्य। ठीक है, तो ये सब लोग मिलके कहाँ पहुँच गए, सुप्रीम कोर्ट में। और इन्होंने याचिका लगा दी कि जो इंटरनेट का अधिकार है वो हमारा मौलिक अधिकार है और ये हमसे छीना जा रहा है। तो ये बात है 2019 की, है ना। तो गुलाम नबी आज़ाद एवं अन्य केस 2019, जब सुप्रीम कोर्ट में ये केस आया था तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया कि जो इंटरनेट है
वो आज के दौर में, मतलब आज के आधुनिक दौर में सशक्त अभिव्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। अतः इंटरनेट जो है वो मौलिक अधिकार है। इंटरनेट जो है वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया कि जो इंटरनेट का अधिकार है वो अनुच्छेद 1A यानी कि 19(1)(a) और 19(1)(b) इन दोनों अनुच्छेद के अंतर्गत एक सशक्त अभिव्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, और इसके लिए जो है इंटरनेट जो है वो मौलिक अधिकार की श्रेणी में आता है, और इस तरह न्यायालय ने इंटरनेट को भी मौलिक अधिकार सिद्ध कर दिया है। ठीक है, इसके बाद है, क्या प्रेस की स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है? तो इसका जवाब होगा, ठीक है ना, प्रेस की स्वतंत्रता वाला जो मुद्दा है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो देखिए, जो प्रेस है तो वो तो अनुच्छेद 19(1) के तहत इसको भी वो सारे अधिकार प्राप्त हैं जो कि किसी व्यक्ति को वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत प्राप्त है। और ये बात जो है सुप्रीम कोर्ट ने कही थी 1985 में। 1985 में क्या हुआ था, एक केस आया था इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ 1985। तो इस मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि जो अनुच्छेद 19(1) के तहत व्यक्ति को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता प्राप्त है, उसी के अंतर्गत प्रेस को भी वही स्वतंत्रता प्राप्त है जो कि किसी आम आदमी को प्राप्त है। तो इसके अंतर्गत न्यायालय ने क्या बोला कि अनुच्छेद 19(1)(a) में व्यक्ति को मौलिक अधिकार प्राप्त है, वही मौलिक अधिकार प्रेस को भी प्राप्त है। तो इस तरह से जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो भी एक मौलिक अधिकार है। तो आज हम लोगों ने अनुच्छेद 19 भी खत्म कर लिया, और इसके आगे क्लास में हम लोग अनुच्छेद 20 और उसके आगे की चीज़ें देखेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। आगे की वीडियो में हम और नई क्लास के बारे में जानेंगे और उन सारी चीज़ों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, ताकि आपको उससे एग्ज़ाम में ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिल सके। तो तब तक के लिए गुड बाय, और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।